जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस सबको आ रही है भाई? अच्छा जी। सर वन लाइब्रेरी ठीक है जनाब, दे देते हैं लिंक। ठीक है जनाब, लिंक आप लोगों को सेंड कर दिया है। हाँ भाई, कहाँ तक के कर लिया था? भाई किसी का कोई सवाल है अभी तक तो पूछ लें, क्योंकि मज़ीद आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। चलें, आई थिंक सबका क्लियर है। अच्छा जनाब, तो अब हमारे पास अगली चीज़ आती है कि डाटा की रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन डाटा रिप्रेजेंटेशन से क्या मुराद हो सकती है जनाब? के फॉर एग्जांपल मूव ई ए एक्स कॉमा, मैं यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं लिखता, 12 लिखता। सही है। अब इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये 12 जो मेरा डाटा है, इस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किस टाइप की वैल्यू है, ये कौन बताएगा ये? सही है, इंटीजर वैल्यू है यकीनन। ठीक है भाई। तो अब हमारे पास जो कहानी आती है वो ये आती है कि भाई सैंपल कोड हमने इम्प्लीमेंट करके देख लिया था। सही है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन के बारे में क्या कह रहा है कि भाई कुछ रेडिक्स हैं, रेडिक्स करेक्टर होते हैं जो कि हमें अपने डाटा को यूज़ करते वक्त जो है वो देने पड़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल के जैसे इन्होंने 30D दिया, तो ये डी बेसिकली क्या है? ये एक रेडिक्स है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये आपका एक डेसिमल वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू देता हूँ, लेट सपोज 6A, और उसके बाद लिखता हूँ एच, तो एच क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये एक रेडिक्स है कि भाई जो कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहा है। इसी तरीके से मैंने कुछ भी नहीं लिखा, लिखा 42। सही। तो ये बेसिकली एक रियल वैल्यू है। ठीक है। यानी यूं समझ लें कि ये भी यूं समझ लें कि ये सिंपल एक डेसिमल वैल्यू है। इसमें कोई हमने कोई रेडिक्स यूज नहीं किया हुआ, बट यहाँ पर ये जो वैल्यू है हमारे पास जिसमें हमने बी यूज किया हुआ है, ये बी जो है वो डिनोट करते हैं हम लोग किसे? बाइनरी की टर्म से। क्लास इन केस अगर हमने किसी भी वैल्यू पे कोई रेडिक्स यूज नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डेसिमल होता है। इसकी मिसाल इस तरीके से दिखाता हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 1 to A ले लेता हूँ। अब ये ए यानी 1A से क्या मुराद है कि भाई ये यकीनन कोई ना कोई एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी। सही है। लेकिन जब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पर बिल्ड करता हूँ तो मे बी यहाँ पर मुझे कोई एरर शो कर दे। सही है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं एरर में कि नो नॉन डिजिट इन नंबर। सही है, नॉन डिजिट इन नंबर, और यहाँ पे एरर दे रहा है इस पे। तो भाई अगर मैं यहाँ पर एक वैल्यू इस टाइप की यूज करने जा रहा हूँ तो ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू है। लेकिन अब जब मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे बिल्ड करूंगा तो यहाँ पर मुझे कोई एरर नहीं देगा, तो ये सक्सेसफुली बिल्ड कर लेगा। तो ये एज क्या है? बेसिकली ये डिनोट करता है, ये रेडिक्स कहलाते हैं। रेडिक्स कौन कौन से होते हैं? कुछ कॉमन रेडिक्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि हेक्साडेसिमल, डेसिमल, बाइनरी और एनकोडेड रियल वैल्यूज। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ भी है कि भाई हेक्साडेसिमल बिगनिंग विद द लेटर मस्ट हैव लीडिंग जीरो। अब कोई भी अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू अगर आप इंप्लीमेंट करने जा रहे हो तो उसका प्रॉपर पैटर्न ये है कि आप सबसे पहले उस वैल्यू से पहले जीरो करो, क्योंकि एक निबल हमें क्या करनी पड़ती है? जीरो रखनी पड़ती है, क्योंकि हमने ये देखा है कि भाई हमारे पास रजिस्टर्स में पहले से कुछ गार्बेज वैल्यू पड़ी हुई होती हैं।
तो यहाँ पर ये पूरा पैटर्न है किसी भी एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को, कि आपने 0 और एच के दरमियान जो भी नंबर लिखोगे वो क्या कहलाएगा, एक हेक्साडेसिमल वैल्यू कहलाएगी। और इसी तरीके से कि अगर इफ नो रेडिक्स इज गिवन, अगर कोई भी रेडिक्स नहीं है तो भाई वो अज्यूम करेगा कि ये एक डेसिमल नंबर, जैसे जैसे कि हमने देखा कि हमने इधर जो है वो एच नहीं लगाया हुआ था और हम एक हेक्साडेसिमल वैल्यू दे रहे थे, तो यहाँ पे रेडिक्स मांग रहा था। लेकिन हम कोई भी वैल्यू देते हैं कि फॉर एग्जांपल इस तरह की कोई वैल्यू देते हैं 150 या वॉट एवर, जो भी वैल्यू देते हैं ये, तो ये 150 ट्रीट करेगी एक डेसिमल वैल्यू, राइट। अब अगली चीज क्या है, सेगमेंट। सेगमेंट्स में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि भाई दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कोड सेगमेंट, एक होता है डाटा सेगमेंट। कौन बताएगा भाई दोनों में डिफरेंस क्या है? जी उमर खान, सर 1061। डेट उमर खान, अच्छा जी। शेख आयशा 10822। आयशा शाहिद, सही। फिजा इसहाक। सर डेटा सेगमेंट एड्रेस बताता है। हाँ क्या बताएं, बताएं क्या बता रही हैं आयशा? जी फिजा सर डेटा सेगमेंट वो एड्रेस बताता है। किस चीज का एड्रेस? सर जो हम स्टोर कराएंगे। क्या स्टोर करवाएंगे? पिछले सेशन में थे आप? सर वेरिएबल। हाँ हाँ, सर वेरिएबल जो स्टोर कराएंगे। ये एड्रेस बेसिकली ये सेगमेंट है, ये समझ लें कि ये जगह है। एक सेगमेंट ये होता है डाटा का, मतलब कि इसमें हम तमाम वेरिएबल डिक्लेयर इनिशियलाइज वगैरह करवाते हैं, और कोड सेगमेंट में हम सारी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ सेगमेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द कोड डाटा सेगमेंट डायरेक्टिव आइडेंटिफाई द एरिया ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग वेरिएबल्स। और कोड डायरेक्टिव क्या करता है कि प्रोग्राम कंटेनिंग एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस। सही है। अभी स्टैक की हम बात नहीं कर रहे क्योंकि स्टैक की हमें अभी जरूरत नहीं है। डाटा रजिस्टर्स हमारे पास जो है वो इन्होंने चार टाइप के रजिस्टर बता दिए कि भाई चार टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, ए एक्स होता है, ई एक्स होता है, ई बी एक्स, ई सी एक्स, ई डी एक्स। अच्छा क्लास, अब मैं आप लोगों को एक चीज ये बता दूं कि भाई हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट रजिस्टर होता है वो होता है हमारे पास ए। अब ए की चाहे वो हायर पार्ट हो या ए का लोअर पार्ट हो, अब ये ए क्या है, ये एक्यूमुलेटर का है। अब भाई ये बी भी हो सकता था, ये सी भी हो सकता था, ये डी भी हो सकता था। अगर मैं बात करता हूँ ए की, तो ये होता है हमारे पास एक्यूमुलेटर का लोअर पार्ट 8 बिट का। सही है। अगर मैं इसी पे ही बात करता हूँ, अगर मैं इसी पे ही बात करता हूँ कि भाई अगर मैं बी की बात करता हूँ, तो बी जो है, मेरा कीबोर्ड हैंग हो गया क्लास, एक मिनट दीजिएगा, मैं जरा कीबोर्ड लगा लूँ। वेट।
जी स्टूडेंट्स, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था, हम लोग यहीं पे देख लेते हैं कि भाई रजिस्टर अगर हम बात करते हैं ए की, ठीक है, तो ये ए का जो साइज हमें मिलता है वो मिलता है 8 बिट। लेकिन अगर मैं ए को ही अगर एक्सटेंड कर दूं ए एक्स से, तो ये 8 का डबल हो जाता है, वो होता है हमारे पास किसको 16 बिट। इसी तरीके से मैं ए को मजीद डबल कर दूं, एक्सटेंड कर दूं, तो वो बन जाता है ई ए एक्स। सही है, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जिसका साइज होता है 16 का भी डबल, जो कि 32 होता है। क्लास माइक बंद कर भाई। ठीक है भाई, तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं बी की, तो बी का साइज बेस रजिस्टर है 8 बिट, इसका साइज होगा। फिर इसी तरीके से मैं यहां पर इसको एक्सटेंड कर दूं 8 बिट को, तो वो कितना साइज बन जाएगा 16 बिट बन जाएगा। फिर मजीद मैं EBX कर दूं, एक्सटेंड कर दूं इसको, तो ये बन जाएगा 32 बिट। क्लास EAX को भी अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो वो बनता है RAX रजिस्टर। सही है, जो कि 64 बिट का होता है। लेकिन विजुअल स्टूडियो में जो हमारे पास रजिस्टर्स यूज हो रहे हैं वो सारे 32 बिट के हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि भाई इन केस अगर 32 बिट की वैल्यू भी एक्सीड होती है तो फिर वो वैल्यू कहाँ जाएगी, वो तो वैल्यू ओवरफ्लो कर दी जाएगी। तो उसका भी मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगा कि वहां पे दो रजिस्टर मिलकर 32 के कंबाइन होकर 64 का साइज बनाते हैं और फिर वैल्यू को वो एक्सीड करते हैं। तो यहाँ पे आर बी एक्स इक्वल टू आर बी एक्स, आर का मतलब होता है रिच, सही है, ई का मतलब होता है एक्सटेंडेड, सही है, और ये क्या होता है हमारे पास 8 का ही एक्स एक्सटेंडेड, यानी 8 बिट का जो डबल होता है वो क्या होता है ए एक्स, ए एक्स का डबल ई एक्स, ई एक्स का डबल आर एक्स, इसी तरीके से बी एक्स, इसी तरीके से हम बात करते हैं सी एक्स की और डी एक्स की। ये चार रजिस्टर इस तरीके से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ सी एक्स की और यहाँ पे बात करता हूँ डी एक्स की, इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूँ डी एक्स की और यहाँ पे बात करता हूँ सी एक्स की। इसी तरीके से यहाँ पे आ गया सी, यहाँ पे आ गया डी, फिर इसी तरीके से यहाँ पे आ गया डी और यहाँ पे आ गया सी। तो ये चार रजिस्टर्स हैं। अब मैनुअल के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें बताया कि भाई ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर कहलाता है, ये बेस रजिस्टर कहलाता है, ये काउंटर रजिस्टर कहलाता है और ये डेटा रजिस्टर कहलाता है। अब क्लास इन तीनों में फर्क क्या है? एक्यूमुलेटर में हम लोग क्या करते हैं कि अब इन रजिस्टर को भी इन्होंने स्प्लिट किया हुआ है दो साइज में, एक हायर पार्ट और एक लोअर पार्ट, जो कि मैंने विजुअल स्टूडियो में भी आप लोगों को ड्राई रन करते हुए दिखाया था कि भाई चार चार निबल्स जो हैं वो होती हैं, तो चार निबल्स इसकी होती हैं, चार निबल्स इसकी होती हैं। तो अकोमुलेटर हमारे पास रजिस्टर क्या होता है कि जिसमें तमाम वैल्यू जारी होती हैं इंटीजर टाइप की वैल्यू, और अकोमुलेटर डिस्प्ले करवाने के लिए भी काम आता है। सही है, इसी तरीके से बेस रजिस्टर क्या होता है हमारे पास, ये एड्रेस स्टोर करता है वैल्यू का। काउंटर रजिस्टर क्या करता काम करता है हमारे पास, लूप के लिए इस्तेमाल करते हैं कि भाई कितनी नंबर ऑफ आइट्रेशन अगर हमें चलानी है तो वो कौन रीड करेगा, वो सी एक्स की वैल्यू से रीड करेगा कि भाई सी एक्स में जो भी वैल्यू होगी उतना टाइम जो है हम लोग लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे होता है डाटा रजिस्टर, कोई भी अगर हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का डाटा आता है वॉट एवर, तो हम इस डाटा रजिस्टर में उसका एड्रेस भेजते हैं। इस तरीके से ये चार रजिस्टर के अपने अपने काम हैं, लेकिन सिंपल वैल्यू को पासिंग करवाने के लिए हमारी अपनी मर्जी होती है कि हम इन चारों में से किसी को भी यूज कर लें। बाकी जो अदर रजिस्टर हैं जो कि आपके पास यहाँ पे भी लिस्ट डाउन हो रहे थे जब हम कंपाइल कर रहे थे, तो वो प्री डिफाइंड रजिस्टर हैं। प्री डिफाइंड ये भी है लेकिन उनका सिर्फ है ही स्पेसिफिक यही काम। लेकिन ये जो चार जर्नल पर्पज रजिस्टर, इनको जर्नल पर्पज इसलिए कहा जाता है कि भाई इनसे हम अपना जर्नली काम ले रहे होते हैं। इनके अपने भी इटसेल्फ एक काम है, लेकिन इन वैल्यू को होल्ड करवाना, वैल्यू को पास करवाना, इधर से उधर करना, शेयरिंग करना, ये तमाम काम भी हम लोग अपनी मर्जी से रजिस्टर से करवा रहे होते हैं, इसलिए हम लोग इनको जर्नल पर्पस रजिस्टर भी कहते हैं। तो ये गालिबा चार किस्म के होते हैं। अच्छा जी,
अब उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ भी है डेफिनेशन के इट इज यूज टू इनपुट एंड आउटपुट, कि अगर हम कोई भी यूजर से इनपुट लेते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं, आउटपुट का क्या मतलब है, डिस्प्ले करवाना, इनपुट का क्या मतलब है, कोई भी वैल्यू इनपुट लेना चाहे वो यूजर से करवाएं। और मोस्ट अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन है लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, वन ऑपरेंड स्टोर इन EX AL blah blah blah, तो ये वाला काम हम लोग किससे करवाते हैं, AX से करवाते हैं। BX क्या यूज होता है, इट कुड बी यूज इंडेक्स एड्रेसिंग, सही है, ये बेसिकली एड्रेसिंग को होल्ड करता है, इसका इस्तेमाल भी आगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी सिर्फ ये जान के रखिए कि भाई इसका काम जो है वो एड्रेसिंग होल्ड होता है, लेकिन हम अपनी मर्जी की वैल्यू भी इसमें टेम्परेरी तौर पर होल्ड करवा सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। जैसे अभी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो भाई एक वैल्यू किस में स्टोर करेंगे, दूसरी वैल्यू 5 वैल्यू तो फिर उसके लिए क्या काम करेंगे, तो जो पहला यूज होता जाए वैल्यू तो उसके बाद रजिस्टर अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज करते रहेंगे। वेल CX रजिस्टर क्यों यूज होता है भाई, रजिस्टर टू स्टोर लूप काउंट, लूप के बारे में बताया था कि भाई लूप काउंट जितने भी नंबर ऑफ आइटरेशन आपको चलानी है वो उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, वो CX में जो भी वैल्यू होगी उतने टाइम वो लूप चलेगा। लूप हम लोग कोई नॉर्मल अरवाइन हमें बनाया बनाया लूप देता है, डॉट वाइल का अरवाइन हमें बना बनाया जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इफ एल्स बना बनाया उसने दे दिया, वरना इसके लिए हम कंडीशनल ऑपरेटर्स वगैरह यूज करते हैं, आगे आएगा सारी चीजें, लेकिन बेसिक्स आप लोग समझ जाओ। इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि कब कौन सा रजिस्टर यूज करें, आपकी अपनी मर्जी है, कोई सा भी रजिस्टर यूज करो, लेकिन अभी प्राइमरी तौर पर हमने इसको डिस्कस किया है कि भाई इसको हम स्पेसिफिक तब यूज करेंगे जब हमें कोई भी इनपुट या आउटपुट लेना होगा, राइट। यहां तक कि मुझे एक्नॉलेज करो कि ये वाली बात सबको समझ में आती है। अभी ना तो मैंने इसका रीजन बताया ना यस सर। इसका रीजन बताया है, ये अपनी मर्जी, अभी सिर्फ हम लोग वैल्यू को स्टोर करने के लिए इनको यूज कर रहे हैं, इनका अभी हमने जर्नल पर्पस नहीं देखा कि इनका एक्चुअल है क्या, सिर्फ वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग इनको यूज कर रहे हैं, हमारी अपनी मर्जी, हम वेरिएबल को भी कर सकते हैं। लैब नंबर 3 में हमें वेरिएबल का भी कॉन्सेप्ट मिलता है। अब सम अरवाइन प्री डिफाइंड फंक्शंस, अरवाइन के कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन भी आप लोगों को इंप्लीमेंट करवाए कि भाई कॉल राइट इंटीजर, कॉल राइट बाइनरी, राइट डेसिमल, राइट हेक्साडेसिमल, ये हमें अरवाइन हमें देता है लाइब्रेरी प्री डिफाइंड फंक्शन के टू डिस्प्ले दिस टाइप ऑफ वैल्यूज, कि जो भी यूजर से आपने इनपुट लिया उनको आप अगर बाइनरी में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो तो राइट बाइनरी लिख दो, डेसिमल में डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो इसमें लिख दो, हेक्सा में करवाना चाह रहे हो या इंटीजर में करवाना चाह रहे हो तो आपको ये अरवाइन बने बनाए कुछ फंक्शंस देता है। अब एडिंग टू इंटीजर्स, ये भी एक्सप्रेशन, ये एग्जांपल के तौर पर ये वाला कोड यूज किया गया है, हमने भी यूज कर लिया। अब इसमें इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन यूज किया डंप रजिस्टर्स, सही है, ये भी अरवाइन का एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो कि रजिस्टर्स की वैल्यू भी हमें कंसोल पे डिस्प्ले करके देता है इस तरीके से। अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ली मूव EX 150, मूव EBX 200, अब मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता, सिर्फ एक मेथड लिखता हूँ कॉल डंप रिग्स, सही है, यही था ना, डंप रजिस्टर्स। तो अब ये हमें क्या देगा चेक कर लेते हैं। टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कॉल वेट MSG। अच्छा क्लास, अब यहाँ पे देखिए ये डंप रजिस्टर ने हमें ये तमाम रजिस्टर्स जो हैं वो दे दिए कि ये हमारे पास कैरी फ्लैग रजिस्टर आ गया, इनका भी इस्तेमाल मैं आपको बताऊंगा, ये जीरो फ्लैग है, ये सिग्निफिकेंट फ्लैग है और ये जीरो फ्लैग है हमारे पास, सॉरी हाँ ऑफ साइड है ये हमारे पास, पैरिटी फ्लैग है ये हमारे पास। ये रजिस्टर्स भी अभी हम लोग जब कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे ना, कंडीशनल ऑपरेटर, तो वहाँ पे ये रजिस्टर अपने अपने काम दिखा रहे होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जर्नल पर्पज रजिस्टर कौन कौन से, AX BX CX और DX, हमने कौन सी इंस्ट्रक्शन ली, मूव करवा दो 150 की वैल्यू किसमें, EAX में, तो यहाँ पे ये देखिए 96 वैल्यू मत समझिएगा, रजिस्टर में हेक्साडेसिमल वैल्यू डिस्प्ले इंप्लीमेंट हो रही है, सही है।
अगर हमें इसको डिस्प्ले करवाना है तो हम ये वाले मेथड यूज कर लेंगे कि भाई अगर इंटीजर में डिस्प्ले करवाना है तो राइट इंटीजर कर दोगे, बाइनरी में डिस्प्ले करवाना है तो बाइनरी कर दोगे, आप डेसिमल में करवाना है, हेक्साडेसिमल में करवाना है, इट्स अप टू यू एज पर रिक्वायरमेंट, तो आप इम्प्लीमेंट कर लोगे। तो डंप रजिस्टर ने हमें ये रजिस्टर प्रोवाइड कर दिए, इसलिए ये वाली इंस्ट्रक्शन यूज किए। या तो आप उस तरीके से करके देख लेते हैं डीबग करके, वो भी तरीका आप लोगों को बताया हुआ है। अच्छा, और क्या है भाई इस लैब में हमारी, अब ये हमारे पास जो पूरी प्रोग्राम की एक्सप्लेनेशन है, वो जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको पूरा डिफाइन किया हुआ है कि भाई अरवाइन ये क्या लिखा होता है, इंक्लूड अरवाइन 32.inc, ये क्या होता है भाई, ये हमारे पास इंक्लूड डायरेक्टरी होती है, कॉपी जो नेसेसरी जो डेफिनेशन स्टेप इंफॉर्मेशन होती है उन सबको लेके आता है। तो ये लाइब्रेरी है, इसमें या असेंबलर की इंक्लूड डायरेक्टरी है, बेसिकली इंक्लूड हम लोग करवाते हैं। जैसे कि सिंपल नेम स्पेसिस जब सी शार्प के प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करवाते हैं, अगर आप लोगों को याद हो डीबीएमएस में या उसमें ऊप में आप लोगों ने यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट या प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सिस्टम डॉट आईओ की यस सर, ओलीडीबी implement करवाते ओबीडी। हैं, तो वो उससे उससे प्री डिफाइंड कुछ फंक्शनलिटी कुछ क्लासेस आप लोगों को मिलती है ना, उसी तरीके से सेम यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है इंक्लूड अनवाइन का। तो इसमें हमें कुछ प्री डिफाइंड फंक्शनलिटी मिली है। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं भाई मोहम्मद उमर कि सर आपने जो लिंक दिया है वहां से डाउनलोड नहीं हो रहा फ्री ट्रायल, और हम लोगों ने तो कोई कहीं और किसी और लिंक से कर लो भाई, मैंने आप लोगों को फाइल का नाम बता दिया। चलो एक काम करते हैं, मेरे पास जो सेटअप पड़ा हुआ है वो मैं आप लोगों से गूगल क्लासरूम पे भी क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, आप उसी को इंस्टॉल कर लेना अपने पास। इसी तरीके से कोड सेगमेंट क्या होता है ये हमें बता दिया कि भाई जहाँ पे हम अपना तमाम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट होती है वो देते हैं। मेन प्रोसीजर क्या होता है, ये डायरेक्टिव आइडेंटिफाई द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसीजर। आगे जाके हमारी लैब आएगी जिसमें हम मल्टीपल प्रोसीजर बनाएंगे, सही है, तो उसमें जो हम लोग जो बेसिक प्रोसीजर होता है वो हम लोग मेन के नाम से रखते हैं, सही है, तो ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये वाली इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है ये भी आप लोगों को पता है, इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है ये भी आप लोगों को पता है, इस एच का क्या मतलब है ये भी अभी हमने देख लिया कि भाई ये डायरेक्टिव होते हैं। इसी तरीके से ऐड के बाद हमारे पास इंस्ट्रक्शन आती है सब्ट्रैक्शन की। जब ऐड कर लिया तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, सही है भाई, तो सब्ट्रैक्ट भी दो नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेगी, देन उसके बाद प्रोग्राम हमारा एंड हो जाएगा। अब जो हमारे पास कहानी आएगी वो आएगी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, जो समझने वाली है। अब मैं यहाँ पर एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट कर दो ई एक्स को 200 से, क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉल 50। राइट डेसिमल, गौर करो कौन कह रहा है 50, चेक कर लेते हैं क्या 50 भी आ रहा है या नहीं। एक पूरी इतनी बड़ी वैल्यू दे रहा है, क्यों भाई, कोई बताएगा क्यों ऐसा आ रहा है भाई। सर क्योंकि आंसर शायद माइनस में है इसलिए। हाँ, आंसर माइनस में, तो कभी भी ये मत समझना, क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर्स जो हैं वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू अपने अंदर होल्ड नहीं करवाएंगे। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ -1, तो आप क्या समझते हो कि अगर मैं सिंपल अगर अपने प्रोग्राम को डीबग करूंगा और रजिस्टर में चेक करूंगा तो क्या -1 आएगा। कभी हेक्साडेसिमल में कोई -1 की वैल्यू पता चली है आपको। यानी अगर मैं प्रोग्राम को डीबग करता हूं और मैं यहाँ पर डीबग करने के बाद इस रजिस्टर में एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मेरे पास -1 आना चाहिए, तो अब यहाँ पर नोटिस करना -1 पे कहानी क्या होगी, और जिसको ये समझ में आ जाए तो वो मुझे बताए। यहाँ पर देखिए ये पूरा रजिस्टर फुल हो गया, क्या मतलब है इसका। जी जनाब, कौन बताएगा।
नो आइडिया अबाउट इट। देखो इसकी कहानी ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक रजिस्टर की बात करता हूँ, कौन से रजिस्टर की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये मेरे पास यूं समझ लें कि ये EAX रजिस्टर है। अब EAX रजिस्टर में अगर मैं 1 वैल्यू देता हूं, पॉजिटिव 1 वैल्यू, तो वो ये देगा। अगर, और मैंने ये भी बताया आप लोगों को कि भाई हर रजिस्टर की जो हर निबल में जो वैल्यू आती है वो हेक्साडेसिमल में आती है, ये बात सबको पता है। अगर मैं इसी को माइनस में ले जाऊं तो माइनस का क्या मतलब होगा कि ये ऑल वैल्यूज एफ 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 एफ, ये होगा या नहीं? अगर मैं बात करता हूं 1 से लेकर 100 की, तो मैं 1 से ऑनवर्ड चलता हूं, 2 3 4 पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं 1 से पीछे जाता हूं तो एक सेंस ये नहीं बनता कि मैं वापस 100 पे आ जाऊं। तो यहां पर ये सिचुएशन है। आप ये मत समझना कि मैं 1 से माइनस करूं तो वो -1 पे ले जाए, नहीं। सिनेरियो को समझिए कि ये लिमिटेड वैल्यू है 32 बिट। अगर मैं किसी भी निबल को अगर मैं फुल वैल्यू कर देता हूं, वो उसकी आखिरी वैल्यू क्या होती है, एफ। तो नोटिस करो कि इस रजिस्टर की आखिरी वैल्यू ये होगी, सही है। इसके बाद या तो रजिस्टर ओवरफ्लो कर जाएगा या तो ये दोबारा से सबको 0 0 करके 1 से स्टार्ट हो जाएगा। होगा या नहीं? तो यहां पर भी सिनेरियो यही है कि -1 का हरगिज मतलब नहीं है कि भाई आप जो है वो यहां पर -1 एक्सपेक्ट करो, ये रजिस्टर की को फुल कर देगा। तो अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, चलो इस तरीके से समझ लो कि अब मैं -1 के बजाय मैं यहां पर +1 कर देता हूं। तो अब ये +1 क्या मतलब है कि जब मैं यहाँ पर स्टेप ओवर करता हूँ तो ये तमाम वैल्यू, इन ये भी एम्प्टी नेबल्स हैं और एक वैल्यू आके यहाँ पे ऐड हो गई। अब आप यहाँ पर नोटिस करो, जब मैं इसको काउंट करता जाऊंगा, इंक्रीमेंट करता जाऊंगा, फॉर एग्जांपल इस तरीके से कि भाई मैं यहाँ पर इंक्रीमेंट लगा दूं और करते जाऊंगा वैल्यू 1 2 3 4 सो एंड सो फोर्थ, पहले एफ तक के ये फिल होगा, फिर उसके बाद दोबारा ये इसको 1 करेगा, फिर ये इसकी एफ की काउंटिंग शुरू होती रहेगी। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। लेकिन अगर मैं इसी से ये एक रिवर्स चले जाऊं तो ये तमाम नेबल जो होंगी वो एफ पे होंगी और ये वाला भी, इसका -1 का क्या मतलब होगा, आखिरी एफ, आखिरी एफ वैल्यू। क्योंकि फिर इसके बाद जब जब नई वैल्यू आएगी, जब ये फुल हो जाएगा, जब मैं कोई नई वैल्यू इसमें दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, काउंटर दोबारा चलना शुरू हो जाएगा ना, फिर से इनिशियल लेवल से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी वैल्यू। ये समझाने का मकसद है आप लोगों को। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे -2 कर देता हूँ, अब इससे नोटिस ये करना कि यहाँ पर क्या वैल्यू एक्सपेक्ट करते हो आप लोग। मैं यहाँ पे -2 देता हूँ और उसके बाद दोबारा से इसमें वैल्यू चेक कीजिएगा आप लोग। मैं स्टेप ओवर करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए एफ 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 करने के बाद -2 का क्या मतलब, एफ भी इरेज कर दो, एफ के बाद क्या आता है, ई। सही है, ई एक्स की वैल्यू में -2 कर दो तो एक एफ और फिर उसके बाद ई, फिर -3 कर दोगे तो फिर इससे पहले क्या आता है, डी। सही है, फिर से आएगा सी, फिर आएगा बी, फिर आएगा ए। इस तरीके से ऑनवर्ड बैकवर्ड काउंटिंग चलते रहेगी। ये मुझे बताओ कि ये बैकवर्ड का सिनेरियो समझ में आया माइनस में? यस सर, क्लियर है। बस ये मैं समझाना चाह रहा था आप लोगों को। अब उसके बाद जब एडिशन आप कर देते हो, तो सर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में मतलब हमें पहली वैल्यू बिगर रखनी होगी, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में माइनस में ही वैल्यू आए, माइनस की वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास सवाल ये आता है कि भाई कुछ ऐसा कि भाई मुझे माइनस की वैल्यू प्रिंट करवानी है, ये कह रहे हो ना? जी सर बिल्कुल। सही है, तो मैं यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ, मूव
EAX, 1 और मैं यहाँ पे करवाता हूँ सब्ट्रैक्ट कर दो उसमें से EAX, 2। तो अब ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि भाई मेरे पास जो है वो -1 आना चाहिए। मैं यहाँ पे करता हूँ राइट इंटीजर। तो अब मैं यहाँ पर चेक करता हूँ कि भाई मेरे पास क्या वैल्यू उठ के आ रही है, और फॉर एग्जांपल हाँ चलो सही है, चेक करते हैं कि क्या वैल्यू उठ के आ रही है। ये देखें भाई आ गया रिजल्ट। जबकि आप नोटिस करना रजिस्टर में क्या वैल्यू होगी, रजिस्टर में उस हिसाब से हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी, तमाम निबल्स क्या हो जाएंगी, फुल हो जाएंगी। और हमारे पास यहाँ पर क्योंकि हमने इंटीजर वैल्यू ली थी तो इंटीजर ने हमें इंटीजर रिजल्ट जनरेट करके दिया है, लेकिन बैक एंड में रजिस्टर में जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो उस मुताबिक हो रही है। ये बात कितनों को क्लियर नहीं हुई तो वो मुझे बताएं भाई, बाकी मुझे एक्नॉलेज कीजिए। सही है जनाब। अब क्लास देखो एक चीज और समझना कि ये बात सबको क्लियर हो गई कि भाई अगर हमें कुछ ना कुछ EAX इसलिए अभी इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई मुझे या तो कोई यूजर इनपुट लेना है। अभी यूजर इनपुट की बात नहीं करी, वो हमारे लैब नंबर 4 में यूजर हाउ टू टेक यूजर इनपुट। अभी हम लोग यहाँ पर EAX को सिर्फ इतना ले रहे हैं कि भाई अगर हमें आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले करवाना है तो यकीनन EAX यूज होगा, क्योंकि ये इससे हमारा आउटपुट आएगा और आउटपुट कौन रीड करेगा, इसकी वैल्यू रीड करेगा। ना तो ये जो है वो BX को जानता है, ना CX को जानता है, ना DX को जानता है। अब कहानी क्या है, अब आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन की कहानी। कि मल्टीप्लिकेशन में साहब ऐसा नहीं है कि अब फॉर एग्जांपल मैं एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मूव EAX के अंदर मैंने वैल्यू करवा दी 2। अब उसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखता हूं मल, मल्टीप्लिकेशन की इंस्ट्रक्शन होती है मल, और यहां पर मैं कह दूं कि भाई EAX को 4। अब कौन कौन ये समझता है कि भाई इसका आंसर 8 आएगा और प्रिंट हो जाएगा 8? सर प्रिंट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड को दोनों रजिस्टर्स चाहिए होता है। मल्टीप्लाई और अच्छा ये जरूरी है सर शायद जरूरी है, हाँ चलो सही है। मल्टीप्लिकेशन में तो जरूरी पॉइंट है, डिवीजन का पता नहीं। पॉइंट का आपको क्लियर होना चाहिए। देखो पहली बात तो ये है कि मैंने EAX में रख दिया 2। अब सबको पता है कि भाई EAX में क्या वैल्यू है 2। मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ मल्टीप्लाई की, और यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन मैं दे देता हूँ कि भाई ECX के अंदर मैंने दे दिया 3। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मुझे इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और आउटपुट मुझे 6 लेके आना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ लिख दिया ECX। तो अब कौन कौन इस हक में है कि ये इंस्ट्रक्शन चलेगी? अब ये हमारे जहन में आ रहा होगा कि भाई ये तो एक डेस्टिनेशन है कि भाई ये पता तो चले कि ये किससे मल्टीप्लाई होगा, हमें तो ये भी नहीं पता चल रहा है इस इंस्ट्रक्शन में। लेकिन क्लास सबसे पहले मैं इसका आउटपुट आप लोगों को दिखाता हूँ। तो ये प्रोग्राम जो है वो 100% रनेबल प्रोग्राम है और ये मुझे आउटपुट भी बिल्कुल सही देगा। लेकिन ये बैक एंड पे इसकी असेंबली चल क्या रही है इसको समझना जरूरी है मल्टीप्लिकेशन में। अब असेंबली किस तरीके से आएगी वो मैं आप लोगों को बता दूं। हम दोबारा से डीबग करते हैं, डीबग मोड पे चले गए। अब आप यहाँ पे देखो कि स्टेप ओवर कर रहा हूँ EAX के अंदर 2 चले गया, फिर जब स्टेप ओवर कर रहा हूँ ECX के अंदर 3 चले गया। अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ। क्लास दोबारा डीबग मोड पे जाओ आप और यहाँ से हमें डिसअसेंबली का ऑप्शन मिलेगा। जब आप डिसअसेंबली करोगे ना तो आपको ये पूरी असेंबली मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पर इसको इसी के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर नोटिस करो हमारा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा था,
ये आ गया डाटा सेगमेंट, ये आ गया कोड सेगमेंट। ये हमने कुछ कमेंट से लिखा होता। हमारी पहली इंस्ट्रक्शन क्या थी, ये थी। दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या थी, ये थी। हमने स्टेप ओवर करके चला लिया। अब मल्टीप्लाई के साथ देखो, हमने क्या लिखा था, ECX, लेकिन इसकी असेंबली में नोटिस करो मल्टीप्लाई को पहले से पता है कि डेस्टिनेशन क्या है। ये बात कितनों को समझ में नहीं आई। अब नोटिस करो ये वाली इंस्ट्रक्शन कि मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन है और हमने जो लिखा है वो सिर्फ CX लिखा है, लेकिन इसकी डिसअसेंबली में डेस्टिनेशन फिक्स होता है और वो कौन होता है, EAX। अब ये जो CX है ना, ये बेसिकली सोर्स है कि भाई ECX की जो 3 वैल्यू है ये मल्टीप्लाई होने जा रही है और असेंबली को पता है कि भाई आपने पहले से EAX में 2 ऐड करवाया हुआ है, तो इसने असेंबली में क्या लिखा हुआ है, देखो EAX की वैल्यू क्या है 2 और ECX की वैल्यू क्या है 3। तो असेंबली को में ये चीज पहले से डिफाइन है कि मल्टीप्लाई ऑपरेटर को सिर्फ एक आर्गुमेंट चाहिए होता है जो कि सोर्स होता है। डेस्टिनेशन मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन में फिक्स होती है, वो क्या होती है, EAX। और EAX में क्या है 2, तो 2 3 6। और यहां पर अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन क्या प्रिंट होगा, EAX की वैल्यू प्रिंट होगी। जब आपस में ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि जो वैल्यू चाहे वो ऐड होके जाए, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट होके जाए, वो किस में जाती है, डेस्टिनेशन में जाती है। और इस टाइम डेस्टिनेशन क्या है, जब मैं इसको स्टेप ओवर करूंगा तो क्लास यहाँ पे देखिए EAX में क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई। EAX में क्या वैल्यू आ गई, 6 आ गई। और ये वाली इंस्ट्रक्शन कौन सी वैल्यू को पिक करेगा, EAX की वैल्यू को पिक करेगा और मुझे हंसते खेलते डिस्प्ले करवा के मुझे आउटपुट दे देगा। ये वाली बात कितनों को समझ में नहीं आई? अगर आ गई है तो एक्नॉलेज कीजिए प्लीज। क्लियर। ठीक है भाई। तो मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन में हमने क्या सीखा कि भाई मल्टीप्लाई 2 ऑपरेंड को ही मल्टीप्लाई करवाता है, लेकिन कोड के अंदर असेंबली में इसको पता है कि भाई EAX, अगर आपने मल्टीप्लाई की इंस्ट्रक्शन लिखनी है तो आप पे वाजिब हो गया कि EAX को लाजमी यूज करना है। कोई एक वैल्यू, डेस्टिनेशन की वैल्यू EAX में तो होनी ही चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं कि भाई 3 को मल्टीप्लाई करवाना है 2 से, फिर जो रिजल्ट आए उसको दोबारा मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, और आउटपुट मुझे जो भी आएगा। अब कैसे करवाओगे कि सबसे पहले हमें ये 2 वैल्यू को पिक करना है और इनको मल्टीप्लिकेशन करवानी है। क्लास हमारी मीटिंग जो है वो यहाँ पर एंड होने जा रही है, तो आप लोग दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसको स्टॉप कर रहा हूँ, लेस देन अ मिनट रह गई। यहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर। जी अलीना, हम डिस्कस करते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए ज़रा कहानी है, उसको समझना है हमने।